मेरा नाम पलक है और मेरी उम्र 22 साल है। अभी मैंने कॉलेज किया था। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और ससुर ही थे। मेरे पति इकलौते बेटे थे। मेरे पति खुद का बिजनेस करते थे। ससुराल में थोड़े ही समय में काफी घुल मिल गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे खूब आजादी दे रखी थी, क्योंकि मेरे ससुर काफी खुले विचारों वाले थे। मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरे ससुर काफी पैसे वाले थे। मेरे पति ने मुझे शादी के समय ही कह दिया था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे की पढ़ाई करके उच्च पद पर नौकरी करना चाहती थी। पर मेरा पति मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मान नहीं रहा था। इसीलिए मैंने अपने ससुर और सासू माँ को मेरे पति को मनाने के लिए कहा। मेरी सासू माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आगे पढ़कर क्या करेगी। मेरे पति पुराने ख्यालों के आदमी थे। उनका मानना था कि लड़कियां शादी के बाद अगर नौकरी लग जाती है तो वह उन्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है। मेरे पति ने कहा कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने ससुर जी से कहा, आप पढ़े लिखे हो, आप ही इन्हें समझाओ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे ससुर जी ने अपने बेटे को समझाया कि बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी समाज में बुराई हो। मेरे पति ने ससुर जी से कहा कि अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप मुझे दोष मत देना। मेरे ससुर जी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, पलक की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे ससुर मेरे लिए इतना सब करेंगे। धीरे धीरे मेरी और मेरे ससुर की दोस्ती गहरी होती चली गई। मेरे ससुर जी ने मेरे साथ जाकर शहर में एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करवा दी। शुरू शुरू में तो मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। कुछ ऐसा वैसा होता तो मैं अपने ससुर को बता देती थी। कुछ दिनों बाद मुझे लगने लगा कि मेरे ससुर की नजर कुछ अलग ही लग रही थी। समय के साथ मेरी दोस्ती कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की से हो गई थी। उस लड़की के साथ रहने से मेरी सोच बदलने लगी, क्योंकि वह लड़की शादीशुदा थी, लेकिन उसकी दोस्ती किसी और लड़के से हो गई थी। एक दिन लड़की ने अपने दोस्त से मिलवाया। उसने बताया कि वह अब शहर में अपने दोस्त के साथ ही रहती है। जब मैं अपनी दोस्त को घूमते और जीवन का आनंद लेते देखती थी तो मेरे मन में उथल पुथल मच गई। मैंने भी सोचा कि अगर मैं भी अपनी दोस्त की तरह जीवन का आनंद ले सकती हूँ। मेरी अब दिलचस्पी इन बातों में बढ़ने लगी थी। मुझे अपने ससुर के बारे में ख्याल आ जाता तो मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद से कहती, यार पलक, यह सब क्या है? यह क्या फालतू के सोच रही हो? वह मेरे ससुर हैं। लेकिन मेरे ससुर का मेरे साथ बर्ताव मेरी इन बातों को बढ़ावा देने लगे थे। मैं अपने ससुर के मन में क्या चल रहा है यह अब तक नहीं जान पाई थी। मुझे लगने लगा शायद जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही मेरे ससुर सोचते होंगे। लेकिन कभी कभी मेरे ससुर काफी सख्त हो जाते और मुझे कहते, तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। और मैं कुछ पल के लिए इन सब ख्यालों से दूर हो जाती। कोचिंग में जाते ही वही सब वापस शुरू हो जाता। एक दिन मैंने कोचिंग से आकर अपने ससुर से कहा कि मेरी दोस्त कहती है कि मोबाइल पर हर तरह की वीडियो आसानी से मिल जाती है। मैंने कहा, मुझे भी आपके मोबाइल से देखना है, क्योंकि हमारे घर में उस समय केवल मेरे ससुर के पास ही मोबाइल था। मेरे ससुर ने कहा, जब भी तुम्हें जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाया करो और मोबाइल ले जाना। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने लगी, लेकिन मेरा मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरा मन तो ख्यालों में खोया रहने लगा। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें और मुझे दोनों को ही झूठा साबित कर देगा। मैं इस बात को सोचकर ही कांपने लगती। एक दिन जब मैंने अपने ससुर जी को कहा कि आपके मोबाइल से मुझे वीडियो देखने हैं, ससुर जी उस समय अपने मोबाइल से कुछ देख रहे थे। ससुर जी मुझे मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल दे दिया। मैंने मोबाइल को देखा तो मेरे ससुर जी की हिस्ट्री देखी तो मैं देखती रह गई। मैंने कुछ देर वीडियो देखकर वापस फोन अपने ससुर को दे दिया। अब यह सिलसिला रोजाना का हो गया था।
एक दिन जब मैं फोन लेने मेरे ससुर के कमरे में गई तो मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि जब मैंने फोन मांगा तो मेरे ससुर ने मेरे हाथ में एक नया फोन देकर कहा, बहू आज से यह हमारे घर के लिए है, तुम जितना चाहे वीडियो देख सकती हो। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन अचानक व्हाट्सएप पर मुझे नए नंबर से मैसेज आया। उसने अपनी एक फोटो भेजी। मैं उसकी फोटो देखकर हैरान हो रही थी। तभी उसने अचानक रोमांटिक अंदाज में मैसेज करने शुरू कर दिए। मैंने भी उसी अंदाज में वापस मैसेज का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। अब उस लड़के से मेरी खूब बातें होने लगी थी। मेरे ससुर मेरे अंदर हुए बदलाव को देख रहे थे, क्योंकि मैं घंटों मोबाइल में लगी रहती थी। पढ़ाई करना तो जैसे मैं भूल ही गई। मैं तो अब अलग ही दुनिया में जीने लगी थी। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी। मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मोबाइल बाहर हॉल में पड़ा था, वहीं पर मेरे ससुर जी बैठे थे। उन्होंने मेरे मोबाइल को उठाया और देखने लगे। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, कहीं मेरे ससुर जी मेरी चोरी पकड़ ना ले। जब मैं ससुर जी को खाना खाने के लिए कहने गई तो मेरे ससुर मुझे अपनी बदली हुई नजरों से देख रहे थे। जब मैं खाना खा रही थी तब मेरे ससुर जी ने गुस्से में कहा कि खाना खाते वक्त फोन नहीं चलाना चाहिए। ससुर जी के बदले तेवर से मुझे लगा शायद ससुर जी को मुझसे जलन हो रही है। एक दिन उस लड़के से बातों ही बातों में मैंने कहा कि मुझे तुम्हें देखना है। उस लड़के ने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा। मैंने सोचा तब तक मैं पानी लेकर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं बाहर जा रही थी मैंने देखा कि मेरे ससुर छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मेरे दिमाग में विचार आया कि कहीं मेरे ससुर ही मेरे साथ अनजान नंबर से बातें तो नहीं कर रहे। उस लड़के का फोन नहीं आया। उसके बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मैं अपने काम करने में व्यस्त थी तो मेरे ससुर मेरे फोन को काफी समय तक देख रहे थे। जब रात को सोने जा रही थी तो मेरे ससुर ने कहा कि उनका फोन खराब हो गया है और तुम आज रात के लिए फोन मुझे दे दो। मैंने उदास मन से अपने ससुर को फोन दे दिया था, क्योंकि आज रात हम वीडियो कॉल पर बात करने वाले थे। अगली सुबह मैं कोचिंग नहीं गई थी क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। मैं घर का सारा काम करने के बाद दिन में आराम करने के लिए जाने वाली थी। तभी मेरे ससुर ने कहा कि बहू तुम मेरे कमरे में आना, तुमसे थोड़ा काम था। मैं मन ही मन खुश हो गई, शायद मेरी आज लंबे समय की मुराद पूरी होने वाली है। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। मैं तो काफी डर गई थी, पता नहीं ससुर जी के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे ससुर जी ने कहा कि उन्हें पता है कि तुम मोबाइल पर किसी दोस्त से बातें करती हो। यह सुनकर मैं बहुत डर गई तो मेरे ससुर ने कहा, कोई बात नहीं है बहू, तुम शांत रहो। ससुर जी ने कहा, क्या तुम उस लड़के को देखना चाहती हो? ससुर जी की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं देखा था तो मेरा भी मन था, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। ससुर जी ने मुझे उस लड़के की फोटो दिखाई तो मैं देखती ही रह गई। वह लड़का तो मेरी सहेली का दोस्त था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मेरे ससुर ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट गया था, इसीलिए मुझे शक हुआ। और मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जिस दिन मैंने तुम्हारे फोन में मैसेज देखा। ससुर जी ने कहा, तुम नहीं जानती बहू, तुम कितने बड़े खतरे की ओर जा रही थी। मैं ऐसी चीजों के बारे में सब जानता हूँ, इसीलिए कल रात मैंने पलक बनकर उस लड़के से बात की तो मुझे सब समझ गया। यह लड़का तुम्हारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। सोचो अगर यह ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो हमारी कितनी बदनामी होती। मैं फुट फुट कर रोने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे चुप करवाया और बोले कि तुम हमारी बेटी हो और यह हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा साथ दें। मैंने तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह व्यवहार इसीलिए किया ताकि तुम ससुराल में अपने घर की कमी महसूस न करो। मुझे मेरे ससुर ने कहा कि आज के बाद कभी ऐसी लड़की की संगत में मत पड़ना जो गलत काम करती है। मैंने ससुर जी से कहा, आज के बाद मैं किसी भी लड़की या लड़के से बातें नहीं करूंगी जो गलत हो। यह बात ससुर और बहू तक ही सीमित रह गई। दोस्तों, आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। बच्चों पर हर परिजन की निगरानी होनी चाहिए कि उनका बच्चा कहीं गलत राह पर तो नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव का निवासी हूँ। ये बात तब की है जब मैं 21 साल का था। मैंने उसी दौर में अपने कॉलेज में मैंने बहुत कुछ सीखा था। हमारी पड़ोसन जिसका नाम रुचि था और वह बहुत गरीब थी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का जीवन चला रही थी। धीरे धीरे मैंने 12वीं पास की और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए रायपुर चला गया। मैं वहाँ कुछ दोस्तों के साथ किराए पर कमरा लेकर रहने लगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें देखीं। वहाँ इंजीनियरिंग के दोस्त अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती सब करते थे और ये बात मुझे अंदर तक झकझोर देती थी। ये सब देखकर मुझे भी इस सब में रुचि आने लगी थी, मगर मुझे इस सब से डर भी लगता था कि कहीं मम्मी पापा को पता न चल जाए तो वो मेरी पढ़ाई बंद करके मुझे सीधे गांव में बुला लेंगे। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की तो उसके बाद मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो घर पर मम्मी की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। माँ की देखभाल करने के लिए मैं गाँव गया। मेरे गांव आने से दिक्कत कोई समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि इतना बड़ा घर रोज रोज घर की साफ सफाई करने में दिक्कत थी। इसलिए मैंने और पापा ने सोचा कि एक कामवाली रख लेते हैं। पापा ने इधर उधर बहुत ढूंढा, उनको कोई काम वाली नहीं मिली। फिर हुआ यूं, एक दिन रुचि मेरी माँ का हाल पूछने आई। वो मेरी पड़ोसन थी तो उसको कहीं से पता चल गया था कि माँ का ऑपरेशन हुआ है। वो हाल जानने आ गई। जब रुचि घर में आई तब मैं माँ को दवाई वगैरह दे रहा था। अचानक रुचि ने भाभी भाभी करके आवाज मारी तो मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं स्तब्ध रह गया। फिर मैंने उससे नमस्ते की और पैर छूने के लिए झुका। उसने कहा, अरे बेटा, इतने दिनों बाद मिले हो, तेरा स्थान यहाँ नहीं है। ये कहकर मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, भाभी कहाँ हैं? मैंने कहा, मम्मी अंदर रूम में आराम कर रही हैं। मैं उसको माँ के पास ले गया। उसने माँ से बहुत सारी बातें की। मैं बगल में बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। उसी समय मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना रुचि को घर के काम में लगा लिया जाए। वैसे भी ये गरीब है, इधर उधर मजदूरी तो करती ही है। मेरे घर पर काम करने लगेगी तो साथ ही इनको भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बात रखी, बुआ हमें एक कामवाली की आवश्यकता है, आपकी नजर में कोई है क्या? मैं रुचि को बुआ कहता था क्योंकि मेरे माँ पापा को वो भैया भाभी कहती थी। वो मुझसे उम्र में बड़ी भी थी। मेरी बात पर रुचि बुआ ने कहा, मेरे नजर में तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन मेरा भी अभी कोई काम नहीं चल रहा है, तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। मैंने भी कहा, ये तो अच्छी ही बात है बुआ, आप हमारी पड़ोसन हैं और हमारे घर का काम काज भी जानती हैं। वो बोली, ठीक है विनीत, मैं कल से आ जाऊंगी। ये कहकर रुचि चली गई। फिर अगले दिन वो आई और अपने काम में लग गई। रुचि झाड़ू पोंछा कर रही थी। वो कुछ देर बाद मेरे रूम में झाड़ू पोंछा करने के लिए आई। मैं रोज अपने रूम एक्सरसाइज करता हूँ। जब मैं रायपुर में रहता था तो उधर रोज जिम जाता था, लेकिन गांव में जिम नहीं था, इसलिए मैं घर में ही पुशअप करता हूँ। जब रुचि बुआ कमरे में आई तो उस समय मैं एक्सरसाइज कर रहा था। वो मेरे रूम में आई और मुझे एक्टिव देखने लगी। जिम जाने के वजह से मेरा शरीर गठीला और तगड़ा था। वो मुझे चोर नजर से देख रही थी। फिर मेरी नजर अचानक से उस पर पड़ी तो मैंने उठते हुए कहा, अरे आप। वो बोली, विनीत मुझे कमरे में झाड़ू पोंछा करना है, अगर तुम्हारी कसरत हो गई हो तो मैं कर दूं। मैंने कहा, ठीक है, आप अपना काम कीजिए। ये बोलकर मैं रूम से बाहर आ गया। फिर पता नहीं उसको क्या हो गया था, अगले दिन से वो अपने काम कुछ अजीब तरीके से करने लगी थी। लेकिन अभी अभी ये काम करने घर में आई है, फिर इसका बदलाव इतना जल्दी कैसे आ गया? फिर हुआ यूं कि एक दिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपनी माँ की कहकर जल्दी चली गई। मैंने थोड़ी देर बाद माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आज बुआ नहीं आई थी क्या? माँ बोली, नहीं बेटा, वो आई थी, अपना काम करके चली गई। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चुप हो गया। फिर माँ ने कहा, बेटा जरा जाकर देख तो आ, क्या हुआ है उसकी माँ को। समय पर उस बेचारी ने हमारी मदद की है, और यदि उसी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो तो तू उन्हें अस्पताल ले जाना। वो बड़ी गरीब है।
माँ के कहने पर मैं उसके घर गया। उसके घर में 2 कमरे थे, पीछे बाड़ी और आंगन में चूल्हा था जिसमें वो अपना खाना बनाती थी। जब मैं उसके घर गया और आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। मैं बाड़ी की तरफ गया तो देखा रुचि की माँ नहा रही थी। मैंने उधर जाना उचित नहीं समझा। मैं घर वापस आने को हुआ तो रुचि के रूम से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं उसके रूम के नजदीक गया। उसमें एक छोटी सी खिड़की बनी थी, बिल्कुल वैसी थी जैसे ऊपर की तरफ रोशनदान होता है, उतनी ही बड़ी थी। मैं जैसे ही उसकी खिड़की में से अंदर की तरफ झांका तो अंदर का सीन देखकर स्तब्ध रह गया था। फिर मैंने सोचा कि अभी इसकी माँ घर में है, कहीं लफड़ा हो जाएगा, और इस रुचि ने भी अगर काम करने से मना कर दिया तो मेरा काम उठ जाएगा। तभी मैंने किसी आने की आहट सुनी। बाड़ी की तरफ से उसकी माँ आ रही थी। मैं रूम की खिड़की की तरफ से हटकर आंगन की तरफ आ गया। अब तक रेखा की माँ आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा विनीत, तू आ, बैठ जा। फिर उसने रुचि को आवाज लगाई, विनीत आया है। वो सुन नहीं रही थी तो उसकी माँ उसे बुलाने जाने लगी। मैंने झट से कहा, अरे आप रहने दीजिए, मैं खुद जाकर उनको बुला ले आता हूँ। आप बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तू जा, बुला कर ले आ। मुझे पहले से पता था कि वो क्या कर रही है और उसे किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। मैं गया और उसके रूम में सीधा घुस गया। मुझे अचानक से अंदर देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रुचि ने कहा, ऐसे किसी के कमरे में बिना खटखटाए कौन आता है? फिर मैं बाहर आ गया। थोड़े समय के बाद रुचि आई। मैंने बताया, माँ ने मुझे भेजा है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, दिखाऊं। यदि दादी की तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं आपकी मदद कर दूं, अस्पताल ले जाना हो तो मैं रेडी हूँ। रुचि बोली, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ले जाऊंगी। मैंने बोला कि आप ऐसा मत कहिए, मेरे साथ चलिए ना। मैं अपनी कार ले आया और उनको ले गया। हम सब कुछ देर में वापस आ गए। मेरे दिमाग में अभी भी रुचि जो कुछ कर रही थी वहीं घूम रहा था। अगले दिन वो घर में काम में आई तो मैंने उससे कल की बात के लिए माफी मांगी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं विनीत, धोखे से हुआ, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। इतना कहकर वो अपना काम करने लगी। मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना तो चाहता था, लेकिन पड़ोसन थी, कहीं उल्टा सीधा न हो जाए। मैं एक दिन उसके घर गया तो वह अपनी माँ से कुछ कह रही थी। रुचि कह रही थी कि वह कुछ नहीं कर सकती, उसकी मजबूरी है। रुचि जो भी करती थी उसकी माँ को पता था। फिर कुछ दिनों में दिवाली आने वाली थी तो पिताजी ने पुताई और घर की साफ सफाई करने के लिए रुचि से कहा। रुचि ने कहा कि घर का काम थोड़ा ज्यादा है तो अपनी दोस्त भावना को भी साथ लाने के लिए कहने लगी, ताकि घर की सफाई में वह उसका हाथ बंटा सके। मेरे पापा ने भी कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि भावना भी हमारे खेतों में काम करती थी। लेकिन शायद हम उसके असली इरादों को समझने में चूक गए। घर के सभी लोग तैयारियों में व्यस्त थे और सफाई का काम तेजी से हो रहा था। एक दिन जब घर के लोग बाहर गए हुए थे और सिर्फ रुचि और भावना ही घर में थी, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के कीमती सामान की पूरी जानकारी जुटा ली थी। रुचि ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि किस अलमारी में क्या रखा है और कौन सा कमरा सबसे सुरक्षित है। दीपावली के दिन मेरी माँ ने रुचि और भावना को खाने पर बुलाया था। भावना तो समय से पहले ही हमारे घर आ गई थी, लेकिन रुचि नहीं आई थी। माँ ने कहा कि विनीत, रुचि को भी बुलाकर ले आओ ताकि खाना खा लें। मैं रुचि के घर चला गया। मैंने आवाज लगाई तो कोई नहीं बोला। फिर मैं अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने रुचि को फिर आवाज दी। उसने मेरी आवाज सुनी तो कमरे से ही बोली, हाँ विनीत, क्या काम है? मैंने उससे कहा, माँ ने आपको खाने पर बुलाया है। वो मेरे घर आ गई और भावना और रुचि ने साथ में खाना खाया। दीपावली की रात को जब पूरा घर पूजा और दियों की रोशनी में व्यस्त था, रुचि और भावना खाना खाकर एक बहाना बनाकर निकल गई। लेकिन असली खेल उस रात के बाद शुरू हुआ। जब अगले दिन पापा ने अलमारी खोली तो उसमें से कुछ कीमती गहने गायब थे। पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब हमने घर के बाकी सामान की जांच की तो पता चला कि और भी बहुत कुछ गायब था। हमारी पूरी दुनिया जैसे उलट गई। पापा ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर की छानबीन की और रुचि और भावना की तलाश शुरू की। थोड़े समय बाद उन्हें पकड़ लिया गया।
जब उनसे पूछताछ की गई तब सच्चाई सामने आई। रुचि ने बताया कि चोरी करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि रुचि को नशे की लत थी और उसे पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, जिसके कारण रुचि ने यह सब किया। मैंने भी रुचि को उस दिन उसके घर पर हाथ में इंजेक्शन लगाते हुए देखा था, जिसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया था। मैंने पड़ोसी होने के नाते किसी को बताना उचित नहीं समझा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनकी बदनामी हो, लेकिन रुचि हमारे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रुचि ने स्वीकार किया कि उसने भावना के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। उसकी योजना यह थी कि दीपावली के उत्सव की चहल पहल में कोई उन पर शक नहीं करेगा और वे आसानी से चोरी कर निकल जाएंगे। हम सब स्तब्ध रह गए थे। जिस लड़की पर हमने इतना भरोसा किया था वह ही हमारे साथ विश्वासघात कर गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा एक 35 साल की शादीशुदा महिला है जिसका पति सुमित सरकारी नौकरी करता है। उनके एक बेटा था जो 10 साल की उम्र में भगवान को प्यारा हो गया था। इस हादसे से श्रद्धा को बहुत आघात लगा था। इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। सुमित एक शराबी कबाबी किस्म का आदमी था जो कि पत्नी को सिर्फ खिलौना समझता था। उसकी आवाज में कर्कशता और व्यवहार में रूखापन था। वो रोज ऑफिस से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। उसको शराब का शौक था जो उसे अपने पड़ोस में ही मिल जाते थे। रोज वो शराब पी के घर आता, फिर खाना खाता और उससे लड़ाई झगड़ा करता। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। बेचारी श्रद्धा एक नौकरानी बनकर रह गई थी। वह अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी की तरह अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास अपना बेटा था, पर उसके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। न कोई प्यारी बातें, ना ही कोई प्यार का इजहार। पर वह कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि पति घर में और भी बड़ा अधिकारी होता था। इस प्रताड़ना से श्रद्धा को महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलती थी। श्रद्धा एक कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी जिसके काम से उसका बॉस बहुत खुश था। उसका बॉस एक 50 साल का सेवानिवृत्त फौजी अफसर था। वह भी शादीशुदा था और एक दयालु किस्म का आदमी था। कई दिनों से वह नोटिस कर रहा था कि श्रद्धा गुमसुम सी रहती थी। फौज में उसने औरतों का सम्मान करना सीखा था। उसे यह तो मालूम था कि उसका बेटा नहीं रहा, पर फिर भी उसका मासूम दुखी चेहरा उसको ठेस पहुंचाता था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर क्या और कैसे करे समझ नहीं पा रहा था। वह उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उधर श्रद्धा अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद वह सबसे इज्जत के साथ बात करता था और उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता था। सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, बाकी सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। एक दिन जब सबको महीने की तनख्वाह दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी। सब पैसे लेकर घर चले गए, बस श्रद्धा हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब यह काम खत्म हो गया तो वह बॉस की केबिन में उसके हस्ताक्षर लेने गई। बॉस, जिसका नाम संजय है, उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे बैठने को कहा और उसका वेतन उसे देते हुए उसके काम की सराहना की। श्रद्धा ने झुकी आंखों से धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। संजय ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने प्यार से उससे पूछा कि वह इतनी गुमसुम क्यों रहती है। क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या कोई और समस्या है? श्रद्धा ने सिर हिलाकर मना किया, पर बोली कुछ नहीं। संजय को लगा कि जरूर कोई ऑफिस की ही बात है और वह बताने से शर्मा या घबरा रही है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह बेधड़क उसे सच सच बता सकती है। श्रद्धा कुछ नहीं बोली और सिर झुकाए बैठी रही। संजय उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। संजय ने उसके गालों से आंसू पोंछे और उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। श्रद्धा अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और संजय उसे रोने दे रहा था जिससे उसका मन हल्का हो जाए।
थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। संजय उसके सामने कुर्सी लेकर बैठ गया। पास के जग से एक ग्लास पानी श्रद्धा को दिया। पानी पीने के बाद श्रद्धा उठकर जाने लगी तो संजय ने उसे बैठे रहने को कहा और बोला कि अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है, क्यों रोई, उसे क्या तकलीफ है? श्रद्धा ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया किस तरह उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गंवार क्रूर शराबी के साथ करा दी थी, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसके घरवालों ने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाले के साथ उसका जीवन आराम से बीतेगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर वह खराब निकला तो उसका क्या होगा। श्रद्धा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट भी बता डाली। किस तरह उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। किस तरह बिना किसी प्यार के उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। जब उसने अपने 10 साल के बेटे के मरने के बारे में बताया तो वह फिर से रोने लगी। किस तरह से उसके घरवाले उसे ही उसके बेटे के मरने के लिए जिम्मेदार कहने लगे। किस तरह उसका पति एक और बच्चे के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता था और अपने दोस्तों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाता था। संजय आराम से उसकी बातें सुनता रहा और बीच बीच में उसका सिर या पीठ सहलाता रहा। एक दो बार उसको पानी भी पिलाया, जिससे श्रद्धा का रोना कम हुआ और उसकी हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसने सारी बातें बता डाली जो एक स्त्री किसी के सामने नहीं बताती। श्रद्धा को एक आजादी सी महसूस हो रही थी और उसका बरसों से भरा हुआ मन हल्का हो रहा था। कहानी खत्म होते होते श्रद्धा यकायक खड़ी हो गई और संजय के सीने से लिपट गई और फिर से रोने लगी, मानो उसे यह सब बताने की ग्लानि हो रही थी। संजय भी उसको सांत्वना देने लगा। श्रद्धा को एक प्यार से बात करने वाले इंसान को अपना दुख बताकर अच्छा लग रहा था। संजय को भी बहुत दुख हुआ कि कैसे एक औरत इतना दुख झेल लेती है। वह सोच रहा था कि क्या करे, कैसे श्रद्धा की मदद की जा सकती है। संजय ने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो श्रद्धा ने कहा, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहां बात करेंगे। ऑफिस का एक कमरा बतौर गेस्ट रूम इस्तेमाल होता था, जिसमें बाहर से आने वाले कंपनी अधिकारी रहा करते थे। उधर रहने की सब सुविधाएं उपलब्ध थीं। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दिन के 1:30 बज रहे थे। दोनों को घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि ऑफिस शाम 5 बजे तक का था और वैसे भी उन्हें ऑफिस में देर हो ही जाती थी। तभी संजय ने देखा कि श्रद्धा दोनों के टिफिन खोलकर खाना टेबल पर लगा रही थी। दोनों ने खाना खाया और संजय श्रद्धा को समझाया कि कई बार जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन जाते हैं, इसलिए अच्छे से सोच लो। श्रद्धा ने कहा कि कोई भी औरत ऐसे निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेती। वह पूरे होशोवास में है और अपने निर्णय पर अडिग है और शर्मिंदा नहीं है। मुझे अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है और मैं अब सुमित को सबक सिखाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। संजय ने कहा कि अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुमित ने कहा, तुम मुझे कुछ समय दो ताकि मैं सोच सकूं कि क्या करना है। श्रद्धा राजी मान गई। संजय ने अगले शुक्रवार के लिए तैयार होकर आने को कहा और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। संजय अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। श्रद्धा कुछ असमंजस में थी। श्रद्धा जब तैयार होकर जाने लगी तो उसके पति ने जब उसे देखा तो पूछ उठा, कहा कि तैयारी है। श्रद्धा ने बताया कि आज दफ्तर में ग्रुप फोटो का कार्यक्रम है, इसलिए सबको तैयार होकर आना है। रोज की तरह उसका पति उसे मोटरसाइकिल पर दफ्तर तक छोड़कर अपने काम पर चला गया। श्रद्धा ने चलते वक्त उसे कह दिया, हो सकता है आज उसे दफ्तर में देर हो जाए, क्योंकि ग्रुप फोटो के बाद चाय पानी का कार्यक्रम भी है। दफ्तर 10 बजे शुरू होता था, पर श्रद्धा 9 बजे पहुंच जाती थी, क्योंकि उसे छोड़ने के बाद उसके पति को अपने दफ्तर भी जाना होता था। श्रद्धा ने खास तौर से संजय का कमरा ठीक किया और पिछले 10 दिनों की तमाम रिपोर्ट्स और फाइल किनारे से लगाकर संजय की मेज पर रख दी। कुछ देर में दफ्तर के बाकी लोग आने शुरू हो गए। सबने श्रद्धा की ड्रेस की तारीफ की और पूछने लगे कि आज कोई खास बात है क्या। श्रद्धा ने कहा कि अभी उसे नहीं मालूम, पर हो सकता है आज का दिन उसके लिए नए द्वार खोल सकता है। लोगों को इस व्यंग्य का मतलब समझ नहीं आ सकता था। ठीक 10 बजे संजय दफ्तर में दाखिल हुआ।
सबने उसका अभिनंदन किया और संजय ने सबके साथ हाथ मिलाया। जब श्रद्धा संजय के ऑफिस में उससे अकेले में मिली, संजय ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई हो। वह नहीं चाहता था कि दफ्तर के किसी भी कर्मचारी को उन पर कोई शक हो। श्रद्धा को उसने दफ्तर के बाद रुकने के लिए कह दिया। किसी तरह शाम के 5 बजे और सभी लोग संजय के जाने का इंतजार करने लगे। संजय बिना वक्त गवाए दफ्तर से घर की ओर निकल पड़ा। शीघ्र ही बाकी लोग भी निकल गए। श्रद्धा यह कहकर रुक गई कि उसे एक जरूरी फैक्स का इंतजार है। उसके बाद वह दफ्तर को ताला भी लगा देगी और चली जाएगी। उसने चौकीदार को भी छुट्टी दे दी। जब मैदान साफ हो गया तो श्रद्धा ने संजय को मोबाइल पर खबर दे दी। करीब आधे घंटे बाद संजय दोबारा ऑफिस आ गया। संजय ने कहा, सुमित को एहसास कराना होगा कि उसका व्यवहार कितना गलत है। वह सिर्फ शराब का बहाना लेकर अपने बर्ताव को सही ठहरा रहा है। हमें उसे मानसिक और सामाजिक तौर पर जागरूक करना होगा। संजय ने सुमित से मिलने का निर्णय किया, लेकिन एक योजना के साथ। वह श्रद्धा के साथ उसके घर चला गया। सुमित रोजाना की तरह नशे में घर आया और श्रद्धा को अपने बॉस के साथ देखकर बुरा भला कहने लगा। श्रद्धा का अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो उसने कहा कि वह उसे तलाक देना चाहती है। सुमित का सारा नशा इतना कहते ही उतर गया। सुमित बोला, यह तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? श्रद्धा ने कहा कि वह रोजाना के इस बर्ताव के कारण बहुत दुखी है और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुमित अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। संजय सब कुछ देख रहा था। श्रद्धा वहां से अपने बॉस के साथ जाने लगी। सुमित अब श्रद्धा से माफी मांगने लगा और कहा कि हमारी समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। श्रद्धा ने कहा, अगर तुम शराब नहीं छोड़ देते तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुमित ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी संजय ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हूं। सुमित को एक विशेष कार्यशाला में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जहां शराब की लत से जूझ रहे लोगों को न सिर्फ अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना सिखाया जाता, बल्कि उन्हें अपने परिवार और संबंधों की अहमियत समझाई जाती। सुमित ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब संजय ने उसे श्रद्धा की हालत का सच्चा चित्र दिखाया तो उसे भी कुछ एहसास हुआ। वह जानता था कि उसने श्रद्धा के साथ गलत किया है, पर वह इसे स्वीकारने को तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ महीनों के बाद कार्यशाला के परिणाम दिखने लगे। सुमित धीरे धीरे शराब से दूरी बनाने लगा और उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन श्रद्धा ने भी सुमित को एक और मौका देने का निर्णय लिया, क्योंकि वह उसके सुधार की सच्ची कोशिश देख पा रही थी। श्रद्धा के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। सुमित अब धीरे धीरे उसके साथ वह सम्मान और प्यार दिखाने लगा जिसकी वह हकदार थी। श्रद्धा ने भी अपने अंदर फिर से जीने की एक नई उम्मीद पाई। संजय के समर्थन और सही योजना के कारण श्रद्धा का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। उसने सीखा कि दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन से किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। श्रद्धा अब आत्मनिर्भर और सशक्त हो चुकी थी और उसने अपनी तकलीफों से उभरकर अपने लिए एक नई राह बनाई। कहानी का अंत भले ही एक सुखद मोड़ पर हुआ, लेकिन इस यात्रा ने श्रद्धा को सिखाया कि हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सही वक्त पर सही कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उस वक्त उसे संजय जैसे सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत थी, जिसने उसकी मदद की और उसकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।